नमस्कार। वीडी क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं भाई। ठीक है, अपनी जो सीरीज चली हुई है हरियाणा जीके की, उसके अंदर अपना जो आज का जिला है उसका नाम कुरुक्षेत्र है और हम अपने कुरुक्षेत्र जिले के बेहतरीन बेहतरीन जो टॉपिक्स हैं, बेहतरीन बेहतरीन पॉइंट्स हैं, वो आप लोगों के सामने शेयर करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो अपना जो कुरुक्षेत्र जिला है ये आज आपके सामने अंबाला मंडल का आखिरी जिला है। ठीक है, अंबाला मंडल आज आपका कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे अपनी जितनी भी क्लासेस चली हैं उन सभी को आप लोग अच्छे से भाई ध्यान से देखिएगा और सारी की सारी क्लासेस को अपने ध्यान से पढ़िएगा। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सारे सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं। ठीक है, और ये जो पब्लिकेशन अपनी वीडी क्लासेस जो है ये अपना भाई बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ आप लोगों के सामने है। तो अपनी सीरीज से जुड़े रहना। और हमने यहाँ पे अपने दिल्ली पुलिस के लिए भी प्रैक्टिस सेट सीरीज जो है वो शुरू की है। तो भाई दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस सीरीज सीट के अंदर भी अपने करंट अफेयर्स प्लस नेशनल जीके प्लस कंप्यूटर के 3 जो सब्जेक्ट हैं वो एक साथ कवर कर रहे हैं। तो अपनी उस प्रैक्टिस सीरीज को भी जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज का अपना जो जिला है कुरुक्षेत्र उसके ऊपर चलते हैं, तो सुनिएगा। देखिएगा भाई, कुरुक्षेत्र जो जिला है अपना, ये शुरू करते हैं अपने आज की थीम के साथ, थॉट के साथ कि भाई खुद को बदलने का सबसे तेज तरीका है उन लोगों के साथ रहना जो पहले से उस रास्ते पर है जिस पर आप जाना चाहते हैं। देखिएगा भाई, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि खुद को अगर आप बदलना चाहते हैं तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका वही है कि आप उन लोगों के साथ रहें जो उस रास्ते पर हैं जिस पर आप जाना चाहते हो। ठीक है, उस रास्ते के ऊपर रहने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो उसके बारे में आपको कम बाधाएं आएंगी। ठीक है, तो अपना रास्ता चेंज करिए और अपने आगे बढ़िए। देखिए, कुरुक्षेत्र जिले की बात करते हैं तो भाई कुरुक्षेत्र जिला जो है ये हरियाणा का जिला है। दूसरा, ये अंबाला मंडल के अंदर आता है। ठीक है भाई, मंडल पूछ लिया जाता है काफी बार, तो ये अंबाला मंडल में आता है, याद रखना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम बात करते हैं तो अंबाला मंडल के लेके एक पॉइंट आया कुरुक्षेत्र का। तो कुरुक्षेत्र जो जिला है ये अपने 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा लगाता है। 2 राज्य कौन से है भाई, यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे इस साइड से अगर हम बात करते हैं तो ये पंजाब से स्पर्श करता है और यहाँ से अपने बात करते हैं तो ये यूपी का एरिया जो है इसको स्पर्श कर रहा है। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पे पंजाब होगा और यहाँ पे यूपी का जो एरिया है इसको स्पर्श कर रहा है। हमने इस मैप के अंदर आप लोगों के सामने ये चीज दर्शाई है। ठीक है भाई, याद रखनी है। अब देखिए, यहाँ पे हम और आगे चलते हैं तो भाई अपने और भी पॉइंट निकलते हैं कुरुक्षेत्र को कि कुरुक्षेत्र जो जिला है इसका गठन कब हुआ। तो भाई ये 23 जनवरी 1973 को इसका गठन हुआ था। ठीक है भाई, 23 जनवरी 1973 को इसका गठन हुआ और राज्य के 10वें जिले के रूप में ये अस्तित्व में आया। ठीक है भाई, कौन सा जिला बना, ये 10वें नंबर का जिला अपना बना था कुरुक्षेत्र जिला। दूसरे पॉइंट में यहाँ पे कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र के अंदर विधानसभा सीटें जो है उसमें नाम आता है थानेश्वर का, शाहाबाद का, लाडवा का और पेहुआ का। ठीक है, यहाँ पे कुरुक्षेत्र जो जगह है इस कुरुक्षेत्र के नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं है और ये क्वेश्चन अपना बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई कुरुक्ष ऐसा हरियाणा का कौन सा जिला है जिसके नाम से कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। तो भाई इसका आंसर हो जाता है अपना कुरुक्षेत्र जिला। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि ये जो कुरुक्षेत्र जिला है 23 जनवरी 1973 को अपने 10वें जिले के रूप में अपने सामने आया। तो इसके साथ कोई और जिला भी बना था या नहीं बना, तो देखिएगा भाई कुरुक्षेत्र जिले के साथ कोई और जिला नहीं बना, ये अकेला बना था, 10वें नंबर का जिला था, याद रखना है। अब यहाँ पे नेशनल हाईवे है कुछ। ठीक है भाई, नेशनल हाईवे यहाँ पे पहले 2 हुआ करते थे। कौन सा भाई, एक तो 152 है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे NH 44 था। लेकिन अभी एक तीसरे की बात करते हैं तो एक नेशनल हाईवे अपना कुरुक्षेत्र के पास से जाता है। ये जो नेशनल हाईवे है इसका नाम 152D है, याद रखना। 152D ये कुरुक्षेत्र जिले से होके निकलता है। तो भाई कुरुक्षेत्र जिले से गुजरने वाले 3 राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं, तो भाई बताया 152। ठीक है, 152D और उसके बाद NH 44, ये 3 नेशनल हाईवे जो हैं ये कुरुक्षेत्र जिले से होके गुजरते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं आगे चलते हैं तो और पॉइंट आते हैं अपने कुरुक्षेत्र जिले को लेकर कि जो कुरुक्षेत्र जो जिला है ये राजा कुरु की नगरी रहा है। ठीक है भाई, राजा कुरु की नगरी या धर्म नगरी के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये ऐसा कौन सा जिला होगा, अपना कुरुक्षेत्र होगा। इसको हम पुराने समय में श्रेणवत के नाम से भी जानते थे और ये वाला क्वेश्चन अपना एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, संभावना है। तो याद रखना भाई, कुरुक्षेत्र का जो पुराना नाम है वो क्या रहा है भाई, श्रेणवत जो है ये नाम रहा है।
सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से भी किस जिले को जाना जाता है? तो भाई सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से अपने कुरुक्षेत्र जिले को जाना जाता है, जिसका क्षेत्रफल जो है भाई 1530 वर्ग किलोमीटर आता है। तो क्वेश्चन अपना बनता है कि कुरुक्षेत्र जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो भाई 1530 वर्ग किलोमीटर है। अब बात आती है भाई लिंगानुपात की। तो कुरुक्षेत्र का जो लिंगानुपात है वो आता है भाई 888, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 631 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मैंने बताया था पिछली क्लास के अंदर भी, ये एक वर्ग किलोमीटर एरिया है। इस वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर जितने भी लोग यहाँ पे इस तरीके से रहते हैं उसको बोलते हैं भाई प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया, ठीक है, जनसंख्या घनत्व। तो यहाँ पे इस वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग निवास करते हैं? तो 631 व्यक्ति जो है वो निवास करते हैं। तो याद रखना ये इसका क्या कहलाएगा? जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। और हमने अभी यहाँ पे विधानसभा सीटों की बात की, तो भाई यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ पे मैंने इनके नाम अभी आप लोगों के सामने डिस्कस किया। थानेसर है, ठीक है, लाडवा है, पेहुआ है और शाहाबाद है। और शाहाबाद की अगर हम बात करते हैं तो ये एससी रिजर्व सीट है, ठीक है भाई, याद रखना है। तो क्वेश्चन बनता है कुरुक्षेत्र जिले में विधानसभा एससी रिजर्व सीट कौन सी है? तो भाई शाहाबाद है, ठीक है, याद रखना है। दूसरा पॉइंट, ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम से कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ठीक है, याद रखना है। ये कुरुक्षेत्र जो है ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम से कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है। इसके जो विधानसभा क्षेत्र है वो अन्य नामों से है, थानेसर, लाडवा, पेहुआ और शाहाबाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर भाई बीडी क्लासेस की जो ऑफिशियल चैनल की जो भी क्लासेस हैं अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं या फिर आप लोग उसको इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना जो चैनल है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अपनी बेहतरीन जो भी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड चाहिए, जो भी डाटा आपको चाहिए तो वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और सारी डाटा पाने के लिए अपना भाई टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल और अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो है, इनमें से आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म जो है वो अपना ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे भाई अपनी जो इम्पोर्टेंट अपडेटेड डाटा है आप लोगों को यहाँ पे करवाई जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने आगे पॉइंट पे। देखिए शाहाबाद की बात करते हैं तो शाहाबाद को पहले आरा जिला के नाम से जाना जाता था, ठीक है भाई। क्वेश्चन आता है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है क्या भाई, कि आरा जिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो भाई आरा जिला जो कहा जाता है वो शाहाबाद को कहा जाता है। इसके अलावा जब बात करते हैं कुरुक्षेत्र जिले की विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी है, तो आंसर क्या रहता है अपना? शाहाबाद। हमने अभी डिस्कस किया था कि ये विधानसभा की एससी रिजर्व सीट है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे भाई शाहाबाद में और भी पॉइंट है, जैसे कि महर्षि मार्कंडेश्वर की कर्म भूमि या फिर तपोभूमि की बात करते हैं। तपोभूमि से मतलब उन्होंने तपस्या की थी, कर्म भूमि मतलब अपना जो योगदान है वो यहीं पे दिया था। तो भाई कौन सा स्थान कहलाता है? वो कर्म भूमि और तपोभूमि शाहाबाद, ठीक है। और अगर क्वेश्चन बोले कि मारकंडा नदी पर बसा हुआ शहर कौन सा है, तो भाई मारकंडा नदी के ऊपर बसा हुआ शहर कौन सा है? शाहाबाद है, याद रखना है भाई, ठीक है। क्वेश्चन बनता है ये अपना भाई मारकंडा नदी के ऊपर बसा हुआ शहर का, ठीक है। मारकंडा नदी की अब बात आई तो यहाँ पे मारकंडा नदी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि भाई मारकंडा नदी जो है इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम जो है वो अरुणा नदी था, ठीक है भाई। इसका पुराना नाम क्या था? अरुणा नदी था। इसके अलावा जब महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर और तीर्थ स्थल की बात करते हैं तो दोनों के दोनों कहाँ पे है भाई? शाहाबाद के अंदर है। महर्षि मार्कंडेश्वर की रिलेटेड बात होती है तो यहाँ पे दो स्थानों का नाम आता है। एक तो नाम आता है भाई किसका? यहाँ पे मार्कंडेश्वर जो है ये वाला पॉइंट किसका? शाहाबाद का। और एक नाम आता है किसका? अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुलाना का, जो हमने वहां पे पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे महर्षि मार्कंडेश्वर तीर्थ स्थल और मंदिर की बात की तो भाई ये दोनों कहाँ पे है? शाहाबाद के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट, शाहाबाद शुगर मिल की बात करते हैं तो भाई शाहाबाद शुगर मिल की स्थापना शाहाबाद के अंदर हुई। कब हुई? 1984-85 में। ये डाटा भी हमें याद रखनी है, ठीक है। 1984-85 में इसकी स्थापना हुई है शाहाबाद शुगर मिल की। इसके अलावा शाहाबाद के अंदर एक मधुमक्खी पालन केंद्र जो है वो भी अपना एक इजराइल की सहायता से चलाया जा रहा है। याद रखने शाहाबाद के अंदर एक मधुमक्खी पालन या फिर मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र जो है ये चलाया जा रहा है। ये किस देश की सहायता से चलाया जा रहा है? तो इजराइल की सहायता से है, ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो एक पॉइंट है अपना पीपली को लेके, कि पीपली जो है ये कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे के ऊपर आता है? तो भाई पीपली NH 44 पर आता है, ठीक है। और पैराकीट पर्यटन केंद्र जो है ये कहाँ पे है? पीपली के अंदर है। पैराकीट पर्यटन केंद्र पीपली में है। इसके अलावा चिंकारा प्रजनन केंद्र की जब हम बात करते हैं तो चिंकारा के लिए नाम आता है पीपली का। लेकिन अगर बोले मोर एवं चिंकारा, ठीक है भाई, याद रखना मयूर
या मोर एवं चिंकारा। मयूर एवं चिंकारा का नाम आते ही हमें रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बावल क्षेत्र में आ जाना है, और बावल के अंदर नाम आता है झाबुआ का। ठीक है भाई, बावल के अंदर किसका नाम आता है? झाबुआ। इसके लिए पॉइंट आएगा कि मोर एवं चिंकारा प्रजनन के अंदर या फिर संरक्षण के अंदर जो है वो कहाँ पे है? झाबुआ में है। लेकिन यहाँ पे केवल चिंकारा है, और चिंकारा के लिए नाम आता है किसका? पीपली का। अगर मान लो पीपली विकल्प ना हो अपने पास तो यहाँ पे भिवानी का नाम भी आ सकता है। ठीक है भाई, किसका नाम आ सकता है? भिवानी का नाम भी यहाँ पे आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं पीपली के अंदर एक लघु चिड़ियाघर जो 1982 के अंदर स्थापित हुआ। याद रखना ये वाला पॉइंट भी, लघु चिड़ियाघर पीपली वाला कब बना? तो 1982 में ही स्थापित हुआ था। नेक्स्ट में पेहुआ का जो पुराना नाम है वो क्या था? तो पेहुआ का जो पुराना नाम है वो पृथुदक्क था। ठीक है, याद रखना है पेहुआ का जो पुराना नाम था वो क्या था, किस नाम से हम इसको जानते थे? तो पृथुदक्क के नाम से जानते थे। इसके अलावा यहाँ पे प्रतिहार नरेश, ठीक है, भोजदेव या फिर मिहिर भोज द्वारा रचित 9वीं सदी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, किसका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 9वीं सदी के मिहिर भोज द्वारा रचित अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो भाई पेहुआ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, इस अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है भाई हमें? कि इस अभिलेख से जो जानकारी है उसके अनुसार क्या है कि जो पेहुआ है ये प्राचीन समय में घोड़ों का एक व्यापारिक केंद्र होता था। ठीक है, यहाँ से घोड़ों का व्यापार होता था। ठीक है, विदेशों के अंदर यहाँ पे भाई घोड़े जो है वो पहुंचाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट, गरीबनाथ मंदिर अभिलेख के अनुसार पेहुआ में घोड़ों की मंडी लगती थी। ठीक है, एक क्वेश्चन निकलता है अपना कि किस अभिलेख के अनुसार पेहुआ में घोड़ों की मंडी लगती थी? तो आंसर होगा गरीबनाथ मंदिर अभिलेख के अनुसार। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इस अभिलेख के अनुसार ही पता चलता है कि दक्षिण हरियाणा पर प्रतिहारों का शासन था। क्वेश्चन बनता है कि प्रतिहारों का शासन दक्षिण हरियाणा पर था, तो इसका पता कहाँ से लगता है? तो भाई यहाँ पे लगेगा गरीबनाथ मंदिर अभिलेख से लगता है। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं राजा मिहिर भोज की, तो भाई मिहिर भोज कन्नौज के शासक कब बने भाई? 836 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखना मिहिर भोज कन्नौज में शासक 836 ईस्वी में थे। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा जब हम आगे चलते हैं तो सोमवती अमावस्या पर मेला जो है वो कहाँ पे लगता है भाई? पेहुआ में लगता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सोमवती अमावस्या पर मेला पेहुआ में लगता है। विश्वामित्र का टीला जो है ये भी कहाँ पे है भाई? पेहुआ में है। गायिका मधु शर्मा का संबंध भी पेहुआ से है। पेहुआ को हरियाणा में गया जैसा महत्व दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हरियाणा में गया जैसा महत्व किस स्थान को दिया गया है? तो भाई पेहुआ को। हरियाणा का पहला वाईफाई गांव पेहुआ का गुमथला गढ़ू गांव है। याद रखना है, वाईफाई गांव की बात हो तो गुमथला गढ़ू पेहुआ में है। थानेश्वर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है अपने और भी स्टार्ट हो जाते हैं। देखिएगा, थानेश्वर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसको पुराने नाम से जानते थे, स्थानेश्वर के नाम से। ठीक है भाई, पुराने समय में इसका नाम क्या था? स्थानेश्वर था। दूसरा, थानेश्वर को मुगल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला क्वेश्चन अपना एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि थानेश्वर को पहले हम किस नाम से जानते थे भाई? मुगल द्वीप के नाम से जानते थे। दूसरा पॉइंट, 6ठी शताब्दी में पुष्यभूति ने थानेश्वर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। देखिए, 6ठी सदी में पुष्यभूति ने थानेश्वर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। याद रखना है। इसके अलावा पुष्यभूति पहले गुप्त वंश की सेना में सेनापति था। क्वेश्चन बनता है कि पुष्यभूति जो है इसने वर्धन वंश की स्थापना करने से पहले किस वंश की सेना के अंदर कार्य किया? तो भाई क्या आंसर हो जाएगा? गुप्त वंश की सेना में। स्थानेश्वर महादेव मंदिर थानेश्वर की स्थापना पुष्यभूति के द्वारा की गई। ये वाला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण या फिर स्थापना किसने करवाई? तो राजा पुष्यभूति ने ही करवाई थी। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद प्रभाकर वर्धन जो है ये 580 ईस्वी के अंदर थानेश्वर के राजा बनते हैं। ठीक है भाई, 580 ईस्वी में राजा बने कौन? प्रभाकर वर्धन थानेश्वर के राजा बने। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम एग्जाम में आया हुआ है भाई, यशोमती नाम था। प्रभाकर वर्धन और यशोमती की 3 संतान थी, राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। ठीक है, ये 3 संतान इनकी रही हैं। अब यहाँ पे प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद 605 ईस्वी में, देखिए 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। दूसरा, उसके बाद यहाँ पे उस रानी जो यशोमती है उसके सती होने का जो वर्णन मिलता है वो हर्षचरित पुस्तक में मिलता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
और इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट हम कर सकते हैं। देखिए इसके छोटे से पॉइंट के तौर में बता दे कि वर्धन वंश का कहीं भी जिक्र हो तो उसके लिए एकमात्र पुस्तक का नाम लिया जाता है हर्षचरित का, ठीक है, याद रखना। अब बात आती है प्रभाकर वर्धन ने किस विदेशी शक्ति को भारत से भगाया। तो भाई प्रभाकर वर्धन ने हूणों को भारत से हराया था और यहाँ से भगाया भी था, ठीक है। अब यहाँ पे प्रभाकर वर्धन ने जब हूणों को भगाया यहाँ से तो उसको एक नाम दिया, हूण रूपी मृग के लिए सिंह। क्वेश्चन निकलता है कि हूण रूपी मृग के लिए सिंह किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा भाई प्रभाकर वर्धन को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद 605 ईस्वी में राज्यवर्धन राजा बने। क्वेश्चन आता है भाई प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना, तो प्रभाकर वर्धन बना। कब बना, तो 606 ईस्वी में बना था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब बात करते हैं, सॉरी 605 ईस्वी में बना था। इसके बाद यहाँ पे राजश्री के पति ग्रह वर्मा की बात करते हैं, तो राजश्री के पति का नाम पूछ लिया जाता है, ग्रह वर्मा है। ग्रह वर्मा की जो हत्या है वो मालवा नरेश देवगुप्त के द्वारा कर दी जाती है, ठीक है भाई। मालवा नरेश देवगुप्त जो है वो इसकी हत्या कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन जो है वो कर देता है। उसके बाद देवगुप्त का एक दोस्त था शशांक, ठीक है भाई। शशांक शशांक ने धोखे से 606 ईस्वी के अंदर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। देखिए राज्यवर्धन की हत्या इसने ऐसे नहीं की, राज्यवर्धन काफी शक्तिशाली था। शशांक जो था इसको पता था कि भाई मैं इस राज्यवर्धन को नहीं हरा सकता, तो इसने यहाँ पे इसके पास एक प्रपोजल भेजा कि मैं अपनी बहन की जो शादी है वो आपके साथ करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भाई अपनी जो शादी का प्रपोजल लालच वगैरह देख के इसको यहाँ पे भेजा, तो बुलाया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कि खाना वगैरह खाते टाइम हथियारों हथियारों के बिना रहते हैं यहाँ पे, तो क्या हुआ कि जो शशांक है उसने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या जो है वो कर दी थी। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद नए राजा आते हैं हमारे पास, और नए राजा का नाम क्या आता है, हर्षवर्धन, ठीक है भाई। क्या नाम आता है, हर्षवर्धन। और यहाँ से हर्षवर्धन की जीवनी स्टार्ट होती है। देखिए हर्षवर्धन ने बंगाल नरेश शशांक के साथ युद्ध करने के लिए अपनी सेना को सुदृढ़ व शक्तिशाली बनाने के लिए कामरूप शासक भास्कर वर्मन के साथ संधि की। देखिए यहाँ पे जो है हर्षवर्धन का जिक्र आया, तो हर्षवर्धन राजा बनने के बाद क्या किया, अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए शशांक के साथ युद्ध करने की योजना बनाई, और युद्ध में अपनी सेना को सुदृढ़ और शक्तिशाली करने के लिए योजना बनाई यहाँ पे। तो अपने यहाँ पे योजना बनाई, किस तरीके की योजना बनाई कि उन्होंने कामरूप के शासक भास्कर वर्मन के साथ उन्होंने संधि की, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, आगे पॉइंट देखते हैं। हर्षवर्धन ने जब शशांक पर आक्रमण किया तो वह युद्ध भूमि से बचकर उड़ीसा प्रस्थान कर गए। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि हर्षवर्धन के आक्रमण करने पर शशांक जो है वो कहाँ प्रस्थान कर गए थे, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा प्रस्थान कर गए। इसके अलावा हर्षवर्धन ने बंगाल को अपने अधीन में 637 ईस्वी के अंदर किया शशांक की मृत्यु के बाद। देखिए 637 ईस्वी के अंदर शशांक की मृत्यु होती है, उसके बाद जो ये था हर्षवर्धन, इसने बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी के राजा ध्रुवसेन से करवाया। हर्षवर्धन की एक पुत्री थी जिसका नाम था वल्लभी, ठीक है। इसने राजा ध्रुवसेन से उसका विवाह करवाया। और हर्षवर्धन के काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत में आया था 634 ईस्वी के अंदर, ठीक है। लेकिन वह हरियाणा में पहुंचा था 639 ईस्वी में, भारत में आया था 634 के अंदर, ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे ह्वेनसांग की प्रसिद्ध पुस्तक सीयूकी में थानेश्वर का वर्णन मिलता है। ये ह्वेनसांग की प्रसिद्ध पुस्तक थी सीयूकी, इसमें थानेश्वर का जिक्र मिलता है। इसके अलावा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच यहाँ पे भाई एक युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। इस नर्मदा नदी के तट पर जब युद्ध हुआ 639 ईस्वी में, ठीक है भाई, कब हुआ था ये युद्ध, 639 ईस्वी में। तो क्या हुआ कि जो पुलकेशिन द्वितीय है वो इस युद्ध को जीत जाता है, ठीक है भाई। पुलकेशिन द्वितीय जो है वो इस युद्ध को जीत जाता है, और हर्षवर्धन ने पहली बार अपनी हार जो है इस युद्ध में देखी। अब यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय जब जीता तो उसने परमेश्वर की उपाधि से खुद को नवाजा, ठीक है भाई। उसने अपने आप को क्या बताया कि मैं परमेश्वर हूँ, ठीक है। हर्ष ने प्रधानमंत्री का नाम भंडीरा, हर्ष का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम क्या था, भंडी था। हर्ष की सेना में हाथी सेनाध्यक्ष को कुटुक कहा जाता था। हर्ष के दरबारी कवि तथा मित्र बाण भट्ट थे, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, हर्ष के दरबारी कवि और मित्र का नाम क्या था, तो बाण भट्ट था, ठीक है। बाण भट्ट की रचनाएं हैं तीन।
बाण भट्ट की रचनाएं दो है, क्या है भाई, हर्षचरित और कादम्बरी। ठीक है, हर्षचरित और कादम्बरी जो नाट रचनाएं हैं प्रसिद्ध, ये किसकी आती है, तो भाई बाण भट्ट की है। इसके अलावा हर्षवर्धन के प्रसिद्ध 3 नाटक रहे हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है, ये तीनों पॉइंट भी याद रखने हैं, हर्षवर्धन के नाटक थे। और हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष की आयु में क्या बने थे भाई, राजा बने थे। ठीक है, इंपोर्टेंट है कि हर्षवर्धन जब राजा बना उस समय उसकी आयु कितनी थी, तो उसकी आयु थी 16 वर्ष। ठीक है, और हर्षवर्धन ने हवेनसांग के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाया था हवेनसांग के प्रभाव में आकर, और मुतुंग दिवाकर के प्रभाव में आकर उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। और हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो जाती है, तो हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, याद रखना है। तो कितने वर्षों तक उसका शासन काल रहा, 41 वर्षों तक। ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जब बात करते हैं महमूद गजनवी का नाम आता है यहाँ पे भी कुरुक्षेत्र के अंदर, कि महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण कब किया, तो भाई इसने 2 बार आक्रमण किया था। एक आक्रमण इसका असफल रहा था और दूसरा जो है वो सफल आक्रमण रहा था। जो असफल आक्रमण था उसका वो 1009 में था। ठीक है, लेकिन सफल आक्रमण की जब हम बात करते हैं तो भाई सफल आक्रमण इसका 1014 में हुआ। और इसे 1014 वाले आक्रमण से लेके यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो निकलते हैं। यहाँ पे भाई अगला पॉइंट अपना वीर, यहाँ से वो वीर चक्कर स्वामी की मूर्ति जो है वो लौट कर ले गया। चक्कर स्वामी भगवान विष्णु से रिलेटेड है, तो भगवान विष्णु की मूर्ति जो है वो यहाँ से लूट कर ले गया था। इसके अलावा यहाँ पे हरियाणा का ताजमहल जो है वो भी थानेसर में है, जिसका नाम है शेख चिल्ली का मकबरा। ठीक है भाई, क्या नाम बताया, शेख चिल्ली का मकबरा। इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। इसके अलावा राजा कर्ण का टीला जो है वो भी कहाँ पे अपना भाई, थानेसर में है। राजा हर्ष का टीला जो है वो भी थानेसर में है। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय थानेसर में है। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा तथा वाल्मीकि आश्रम दोनों थानेसर में है। थानेसर का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी में 1832 में जमियत सिंह की मृत्यु के बाद हुआ। ठीक है, याद रखना है इंपोर्टेंट पॉइंट, कि भाई थानेसर का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी में कब हुआ, तो भाई 1832 के अंदर। 1832 में भी कब, जब ये नाम आता है किसका, जमियत सिंह का, कि उसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद अहमद बख्श थानेश्वरी ने हरियाणवी रामायण की रचना की। क्वेश्चन बनता है हरियाणवी रामायण की रचना किसने की, तो अहमद बख्श थानेश्वरी ने उसकी रचना की थी। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट अपने महाभारत को लेकर निकलते हैं। ठीक है भाई, महाभारत का प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है, तो भाई महाभारत का जो प्राचीन नाम था वो जय संहिता था। ठीक है, यहाँ पे महाभारत के रचयिता की बात करते हैं तो वेद व्यास का नाम आता है। ठीक है भाई, महाभारत के रचयिता वेद व्यास, इन्होंने सरस्वती नदी के किनारे बैठकर, ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे बैठकर वे महाभारत लिखा। इसके अलावा यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के अनुसार महाभारत के रचयिता शंकराचार्य को कहा जाता है। ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट के अंदर काउंट कर सकते हैं, कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार महाभारत के रचयिता कौन है, शंकराचार्य है। जब इसका नाम जय संहिता था तो उसमें 8800 श्लोक थे। ठीक है भाई, कितने श्लोक थे, 8800। उसके बाद वर्तमान में लगभग 1 लाख से अधिक श्लोक जो है वो इसमें आते हैं महाभारत के अंदर। महाभारत में अध्याय से लेके क्वेश्चन निकलता है, और युद्ध कितने दिन तक चला ये क्वेश्चन भी अपना निकलता है। तो अध्याय जो है भैया 18 अध्याय है महाभारत के अंदर। और यहाँ पे नाम आता है भाई किसका, कितने दिन ये युद्ध लड़ा गया, तो 18 दिन युद्ध लड़ा गया था। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि 13वें अध्याय में अमीन गांव का वर्णन किया गया है, जहां अभिमन्यु का वध किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन निकलता है अभिमन्यु का वध कहाँ पे किया गया, तो अमीन गांव में। दूसरा पॉइंट, कौन से अध्याय में इसका वर्णन है, 13वें अध्याय में। उसके बाद नेक्स्ट है कि कौन से 13वें अध्याय में अमीन गांव का वर्णन मिलता है, वहां पर किसकी हत्या हुई थी, तो अभिमन्यु की हत्या हुई थी। अमीन गांव का नाम बदलकर अभी रिसेंटली इस साल के अंदर नाम कर दिया गया है अभिमन्युपुर। ठीक है, याद रखना है, अभिमन्युपुर नाम कर दिया है। इसके अलावा जब हम आगे चलते हैं तो अपने और भी पॉइंट है कि महाभारत में भीष्म पितामह का वास्तविक नाम देवव्रत था। ठीक है भाई, महाभारत में भीष्म पितामह का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, देवव्रत था। गीता में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताया गया है। ये वाली चीज भी याद रखनी है कि गीता में कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना गया है, तो धर्म क्षेत्र के नाम से जाना गया है। उसके बाद श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश ज्योतिषर में वट वृक्ष के नीचे दिया था। ठीक है भाई, श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था, ठीक है, ये अर्जुन को, ये कौन से वृक्ष के नीचे दिया था, तो भाई आंसर होगा वट वृक्ष के नीचे। ये
ज्ञान जो है वो दिया था। इसके अलावा जब हम बात करते हैं गीता के सभी 700 श्लोकों को कुरुक्षेत्र के बिड़ला मंदिर की दीवारों पर अंकित किया गया है। याद रखना, गीता के सभी 700 श्लोक जो है वो कुरुक्षेत्र के अंदर एक मंदिर की दीवारों पर अंकित किए गए हैं, जिसे बिड़ला मंदिर कहा जाता है। और बिड़ला मंदिर को भगवत गीता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, भगवत गीता मंदिर के नाम से भी जानते हैं। बिड़ला मंदिर का निर्माण जुगल किशोर बिड़ला के द्वारा 1952 में करवाया गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ज्योतिसर जो है ये कुरुक्षेत्र और पेवा मार्ग पर स्थित है। इसके अलावा ज्योतिसर सरोवर जो है इसके चारों तरफ पक्के चबूतरे का निर्माण दरभंगा ऋषि के द्वारा करवाया गया। याद रखना है, क्वेश्चन है अपना, ज्योतिसर सरोवर के चारों ओर पक्के चबूतरे का निर्माण किस ऋषि के द्वारा करवाया गया? तो दरभंगा ऋषि के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट अपना भाई, महाभारत में वर्णित नरकातारी अनरक तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे है। तो क्वेश्चन आता है कि महाभारत में वर्णित स्थल है नरकातारी और अनरक तीर्थ, इनका जो स्थल है मतलब किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है। गीता भवन की बात करते हैं तो ब्रह्म सरोवर के उत्तर में स्थित है। ठीक है भाई, गीता भवन ब्रह्म सरोवर के उत्तर में स्थित है। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने चंद्रगुप्त का निर्माण कुरुक्षेत्र जिले में करवाया। ठीक है, याद रखना है, महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र के अंदर यहाँ पे नाम आता है ब्रह्म सरोवर के पास ये सन क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त का निर्माण किसने करवाया? तो युधिष्ठिर ने करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट है, भगवान विष्णु का स्थायी निवास सन्निहित सरोवर को कहा जाता है। भगवान विष्णु का जो स्थायी निवास है वो किसे कहते हैं भाई? सन्निहित सरोवर को। और सन्निहित सरोवर को 7 नदियों का संगम स्थल कहा जाता है। सन्निहित सरोवर जो है इसे 7 नदियों का संगम स्थल कहा जाता है। इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक, भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक जिसका नाम है देवी कूप भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है भाई, याद रखना है कहाँ पे है, ये कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा की दूसरी आकाशवाणी केंद्र जो है ये कहाँ पे खोली गई भाई? कुरुक्षेत्र के अंदर। यहाँ पे रोहतक, हिसार और कुरुक्षेत्र के अंदर अपनी आकाशवाणियां हैं। तो यहाँ पे आकाशवाणी दूसरे नंबर की जो खोली वो 24 जून 1991 को खोली गई। कहाँ पे भाई? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर खोली गई। अब यहाँ पे पॉइंट है, जनसंचार एवं मीडिया तकनीकी संस्थान कुरुक्षेत्र में हुई है। ठीक है, याद रखना है, जनसंचार एवं मीडिया तकनीकी संस्थान कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अभी, लाडवा में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है। ठीक है भाई, याद रखना, लाडवा के अंदर एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है। लाडवा का विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन आता है अपना पे। लाडवा का जो विद्रोह है ये विद्रोह हुआ 1845 में, राजा अजीत सिंह के नेतृत्व में हुआ। इसके अलावा यहाँ पे हरियाणा का एकमात्र वेलोड्रम कुरुक्षेत्र में स्थित है। वेलोड्रम से आप क्या समझते हैं? अभी साइकिलिंग परिसर। ठीक है, याद रखना है, वेलोड्रम जो होता है वो साइकिलिंग परिसर होता है। और ये जो साइकिलिंग परिसर है ये कहाँ पे अपना भाई? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। 1981-82 में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है कुरुक्षेत्र के भोर शौदान में स्थापित किया गया 8 एकड़ जगह में। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन होगा कि मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो कुरुक्षेत्र कब बना? 1981-82 में। मगरमच्छों को संरक्षण प्रदान करने वाला एकमात्र जिला कुरुक्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट अपना, हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा भाई? छिलछिला। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र जिले में है। ठीक है, याद रखना है। तो ये सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा का, और ये किस जिले में है? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। याद रखना है। नेक्स्ट है भाई, ये मुख्य रूप से शीतकालीन प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? ये शीतकालीन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा पैनोरमा साइंस म्यूजियम जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पास स्थित है। याद रखना है। नेक्स्ट भी, कल्पना चावला तारामंडल कुरुक्षेत्र में स्थित है। इंपोर्टेंट है भी, कल्पना चावला तारामंडल को लेके भी पॉइंट अपना बनता है। इसके अलावा श्री कृष्ण संग्रहालय जो है ये भी कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद सर्वेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में स्थित है, जिसके संस्थापक कौन है भाई? बाबा श्रवणनाथ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन भी अपना मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, इस पेज के अंदर जितने भी अपने क्वेश्चन है सारे इंपोर्टेंट है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, दुख भंजनेश्वर मंदिर तथा कमलनाथ मंदिर जो है इसमें पुण्य करने पर क्या होता है भाई? कि जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती हैं। ठीक है, याद रखना है। तो क्वेश्चन बनेगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर, दुख भंजनेश्वर मंदिर तथा कमलनाथ मंदिर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। 6ठी से 9वीं सदी के बीच में पातशाही गुरुद्वारा जो बोलते हैं वो तथा राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पे है? तो आंसर क्या होगा? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। 6ठी और 9वीं पातशाही गुरुद्वारा और राजघाट गुरुद्वारा दोनों कुरुक्षेत्र के अंदर आते हैं।
इसके अलावा बाबा काली कमली का डेरा कुरुक्षेत्र में है, जिसके संस्थापक स्वामी विशुद्धानंद महाराज है। याद रखना है कि बाबा काली कमली का डेरा जो है, बाबा काली कमली का डेरा ये कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर। और इसके संस्थापक कौन है भाई? स्वामी विशुद्धानंद महाराज है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण का मेला ब्रह्म सरोवर पर लगता है। सूर्य ग्रहण का जो मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है भाई? ब्रह्म सरोवर पे लगता है। इसके अलावा चैत्र चौदस का मेला भी अपना भाई कुरुक्षेत्र जिले के अंदर लगता है। याद रखना है, चैत्र चौदस का मेला कहाँ पे लगता है? कुरुक्षेत्र में। इसके अलावा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का नाम आता है, तो भाई 1968 में इसकी स्थापना हुई और इसके जो अध्यक्ष हैं वो चेयरमैन कौन है भाई? यहाँ के राज्यपाल होते हैं। इसके अलावा तिरुपति बालाजी मंदिर जो है कुरुक्षेत्र में स्थित है। तिरुक्षेत्र बालाजी मंदिर जो है वो कहाँ पे है? तिरुपति बालाजी कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1956 में स्थापित हुआ। याद रखना है, हरियाणा का पहला ये जो है अपना विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी 1956 में कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित हुई। इस विद्यालय में हस्तलिखित संग्रहालय स्थाणुदत्त शर्मा के द्वारा स्थापित किया गया। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो हस्तलिखित संग्रहालय है वो स्थाणुदत्त शर्मा के द्वारा, ठीक है भाई, ये स्थापित हुआ। इसका पहला विभाग संस्कृत था। ठीक है भाई, ये जो यूनिवर्सिटी है इसका पहला विभाग कौन सा था? इसका पहला विभाग तो यहाँ पे संस्कृत था। अगर यहाँ पे बात करते हैं, ये पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी है। याद रखना भाई, पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी कौन सी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। और सबसे ज्यादा आलू और शकरकंद का जो उत्पादन करने वाला जिला है वो कौन सा है? कुरुक्षेत्र है। याद रखना है। इसके अलावा नील क्रांति कृष्णा डैम के जो संस्थापक हैं, जन्मदाता है, चौधरी छोटू राम को कहा जाता है। ठीक है भाई, याद रखना है कौन है? चौधरी छोटू राम है। इसके अलावा यहाँ पे चौधरी छोटू राम के बारे में डाटा निकलती है, तो क्या निकलती है कि भाई चौधरी छोटू राम का जो जन्म हुआ ये 24 नवंबर 1881 को हुआ। ठीक है भाई, 24 नवंबर 1881 को कहाँ पे हुआ? गढ़ी सांपला के अंदर हुआ, रोहतक में। ठीक है, इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? ये क्वेश्चन भी अपना बनता है। तो भाई वास्तविक नाम इनका रिछपाल था। और इन्होंने अपनी वकालत की जो पढ़ाई है वो आगरा कॉलेज से की थी 1910 में। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं कि इन्होंने 1903 में दानवीर सेठ छज्जूराम से मुलाकात की। और सेठ छज्जूराम का जो संबंध रहा है वो कहाँ से रहा है भाई? हिसार से रहा है। अब ये जो छज्जूराम का नाम आता है तो क्या है कि ये जो चौधरी छोटू राम थे, इनकी पढ़ाई वगैरह का खर्चा, इनको रहने सहने का खर्चा जो भी दिया था वो सारा का सारा किसने दिया था? सेठ छज्जूराम ने ही दिया था। और सेठ छज्जूराम ने रोहतक में छोटू राम के लिए प्रेम निवास जो है वो बनवाया है। ठीक है भाई, छोटू राम के लिए प्रेम निवास जो है वो बनवाया था। अब 1905 से 1907 तक की बात आती है भाई। 1905 से 1907 तक अंग्रेजी के हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन किया। ठीक है, याद रखना, चौधरी छोटू राम ने किया था ये। इसके अलावा यहाँ पे जब बात करते हैं 1912 में चौधरी लालचंद के साथ मिलकर वकालत शुरू की। ठीक है, 10 में इन्होंने वकालत पढ़ी थी। और उसके बाद यहाँ पे 1912 के अंदर यहाँ पे क्या था कि इनके साथ मिलकर चौधरी लालचंद के साथ मिलकर वकालत शुरू की और जाट सभा का गठन शुरू किया। 1916 जाट गजट प्रकाशित, 1916 के अंदर जाट गजट जो है वो प्रकाशित हुआ। इसके अलावा 1924 की जब हम बात करते हैं तो 1924 में जमींदारी लीग की स्थापना की। जमींदारी लीग को लेके भाई यहाँ पे पॉइंट है, इसको हम फ्यूडल लीग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसको हम जमींदारी लीग के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम सामंती लीग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट याद रखने हैं। सामंती लीग हो बात, चाहे यहाँ पे जमींदारी लीग की हो, चाहे यहाँ पे फ्यूडल लीग की हो, नाम यही आएगा एक ही। ठीक है, इसके अलावा जब बात करते हैं 1927 में राय बहादुर की उपाधि जो है अंग्रेजों के द्वारा इनको दी गई थी। उसके बाद सर की उपाधि से नवाजा गया। कब भाई? 1937 में इनको सर की उपाधि से नवाजा। और 1938 में इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की, 1938 के अंदर ही। इसके अलावा किसानों का मसीहा चौधरी छोटू राम को कहा जाता है। ठीक है भाई, चौधरी छोटू राम को किसानों का मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों भाई? क्योंकि ये अपनी सैलरी का जो है हिस्सा जो है अपना इसमें दान में देते थे। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे दान में भी किनको देते थे? किसानों को। तो किसानों का मसीहा इसको कहा जाता है। दीनबंधु नाम के नाम से छोटू राम को जाना जाता है। छोटू राम को अन्य किस नाम से जानते? दीनबंधु के नाम से। बेचारा किसान और ठग बाजार, ये छोटू राम थे, इनकी रचना है बेचारा किसान और ठग बाजार। दूसरे पॉइंट में अगर बात करते हैं चौधरी छोटू राम की, तो चौधरी छोटू राम की जो मृत्यु है वो कब हो जाती है? 1945 के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे अपना जो कुरुक्षेत्र जिला है वो लगभग अपना हो जाता है कंप्लीट। देखिए, यहाँ पे कुरुक्षेत्र जिले से अगर रिलेटेड डाटा आप लोगों को अच्छी लगी हो, इम्पोर्टेंट हो, आपके काम आने लायक हो, तो भाई मैं आशा करूंगा आप लोगों से कि आप अपने यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। ठीक है,
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।